संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, वो चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो। हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। नागपुर में संघ के संस्थापकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रद्धांजलि दी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की। इसके बाद दीक्षा भूमि में बाबा साहेब को भी नमन किया। इस बीच पीएम के नागपुर दौरे पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या कहा है उन्होंने। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और उसका फैसला संघ करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ फैसला करेगा। साफ दिख रहा है कि संघ जिसे चाहता है वही बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सरसंघ चालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा, सितंबर में रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है कि पिछले 10-11 सालों में मोदी जी कभी वहां नहीं गए। इस बार मोदी जी बताने के लिए गए थे कि वो मोहन भागवत जी से कहने जा रहे हैं कि वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। राउत ने आगे लिखा, अब दो बातें हैं जो मैंने आरएसएस के बारे में समझी हैं। पहली, संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। दूसरा, अब मोदी जी का समय खत्म हो चुका है और वो देश में बदलाव चाहते हैं। राउत के आरोपों का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। उन्होंने कहा, देखिए, मोदी जी अभी 2029 के पीएम बनेंगे। ये मुगलों में होता है कि पिता जिंदा है और बेटा राजा बनता है। जहां तक मेरा नाम का सवाल है, मैं किसी पीएम की रेस में नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईद के मौके पर लखनऊ में उनके काफिले को रोकने का आरोप लगाया और बैरिकेडिंग पर सवाल उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं बताया और योगी सरकार की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही और आपातकाल जैसे कृत्य बताया। अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं ईद समारोह में शामिल होने आ रहा था तो जानबूझकर मुझे पुलिस ने रोका। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हो? बीजेपी ये देश संविधान से नहीं चला रही है। उन्होंने कहा, हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये लोग नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए। ये जो काम करते हैं वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं। लोग त्योहार ना मना पाए इसलिए ऐसी बैरिकेडिंग की। ऐसा कभी नहीं देखा। इसको मैं तानाशाही समझूं, इमरजेंसी समझूं, क्या समझूं? अखिलेश यादव ने कहा, आज पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का त्योहार हम सभी एक दूसरे से गले मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। यही हमारे देश की खूबसूरती है
जहां पर अलग अलग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा, भाजपा सरकार की आत्मा में नफरत घुस चुकी है। भाजपा सरकार की आत्मा में नफरत घुस चुकी है। भाजपा सरकार जिस तरह का असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक और नफरती व्यवहार आजकल दलित पिछड़ा नेताओं के साथ कर रही है, वो अस्वीकार्य है। अखिलेश यादव देश के दलित पिछड़ा पीडीए के सर्वोच्च नेतृत्वकारी नेता हैं और डरी हुई भाजपा सरकार अखिलेश यादव को रोकने का हर संवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रयास कर रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण की कार्यवाही के भी 4 दिन बाकी हैं और अब सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है। वक्फ बिल 2 अप्रैल को संसद में आ सकता है। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार अगर 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में लाती है तो उसे दोनों सदनों से पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 ही दिन का समय मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच पेश हुए विधेयक को संयुक्त सदस्यीय समिति के पास भेज दिया गया था। वक्फ बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने बजट सत्र के दौरान ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों की ओर से दिए गए सुझाव शामिल किए गए हैं। विपक्ष के कई सदस्यों ने डिसेंट नोट दिए हैं। एनडीए के 2 घटक दलों जेडीयू और टीडीपी के रुख की भी चर्चा हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर दोनों दलों की चिंताओं का निवारण हो गया है। जेपीसी में भी दोनों दलों के सदस्य थे ही। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट की जिस बैठक में संशोधित रिपोर्ट के आधार तैयार नए बिल को मंजूरी मिल गई थी, उसमें भी एनडीए के दोनों घटक दलों के कोटे के मंत्री मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में वायरल हुई माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को फिल्म में काम देने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं मामला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद नबी करीम थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। सनोज पर आरोप है कि उन्होंने झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण किया और धमकियों के जरिए उसे चुप रखा। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से सन 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद 17 जून 2021 को सनोज ने उसे फोन कर कहा कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सामाजिक दबाव का हवाला देकर पीड़िता ने मिलने से मना किया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी। डर के मारे वो उनसे मिलने गई। अगले दिन 18 अप्रैल 2021 को सनोज ने फिर आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से एक रिजॉर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में बताया कि सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो इन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिया। इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई चली गई और सनोज के साथ रहने लगी। वहां भी सनोज ने उसका
शारीरिक शोषण जारी रखा और कई बार मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि सनोज ने 3 बार जबरन उसका गर्भपात कराया। फरवरी 2025 में सनोज ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सनोज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। भूकंप की वजह से म्यांमार अस्त व्यस्त है और देश के 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच म्यांमार के कुछ प्रांतों से विद्रोह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसने बांग्लादेश की भूमिका को कटघरे में ला दिया है। दरअसल भूकंप के राहत बचाव कामों के बीच ही म्यांमार के कुछ प्रांतों में रोहिंग्या लड़ाकों ने विद्रोह छेड़ दिया है। इन लड़ाकों पर काबू पाने के लिए शान प्रांत में सेना का एयर स्ट्राइक जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बीच सेना के इस एयर स्ट्राइक में 5 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। सेना ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कहा जा रहा है कि ये सभी लड़ाके बांग्लादेश के शह पर ही विद्रोह का मोर्चा खोले हुए हैं। रोहिंग्या के इन लड़ाकों को बांग्लादेश से दाना पानी मिल रहा है। हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने इन रोहिंग्या को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश के क्रॉक्स बाजार में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी एक गैंग तैयार कर रहे हैं। इस गैंग का मकसद म्यांमार में तांडव मचाना है। गैंग के शरणार्थियों को बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद गैंग के लड़ाके गृह युद्ध छेड़ सकते हैं। इन्हीं लड़ाकों से निपटने के लिए सीमावर्ती इलाके में लगातार म्यांमार की सेना ऑपरेशन चला रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों के पक्ष में यूनुस खुलकर बोलते हैं। ईद पर यूनुस ने इन शरणार्थियों को मेहमान करार दिया है। साथ ही कहा है कि उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोग अगले साल अपने देश जाकर ईद मनाएंगे। यूनुस ने इन रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के लिए चीन से भी मदद मांगी है। चीन के दौरे पर यूनुस ने शी जिनपिंग से इन शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के लिए मदद की मांग की। जिनपिंग ने विचार करने की बात कही। 2017 में म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध की वजह से लाखों रोहिंग्या को पलायन करना पड़ा था। करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में जाकर बस गए। अब बांग्लादेश की सरकार पर्दे के पीछे से इन रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने की कवायद कर रहा है। देश भर में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम नेता जनता को त्योहार की बधाई दे रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता के ईद मौके पर कोलकाता में ईदगाह पहुंची। यहां उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी और इसके साथ ही लोगों को आगाह भी किया। ममता ने आगाह करते हुए कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने के लिए उकसावे की कोशिशें की जा रही हैं। इन जाल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि याद रखना, हर हालत में दीदी आपके साथ है। मैं अकेली ही 100 के बराबर हूँ। सीएम ममता ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। नवरात्र चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि दंगे हों। आम लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते। केवल राजनीतिक दल ही ऐसा करते हैं। ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पहले लाल पार्टी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बयान देती थी, आज लाल और गेरुआ एक हो गए हैं। हम अकेले लड़ेंगे। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बहुसंख्यकों का कर्तव्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है और अल्पसंख्यकों का कर्तव्य बहुसंख्यकों के साथ रहना है। सीएम ममता ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी बांटो और राज करो चाहती है। ममता ने कहा
कि सब शांति से रहें, सौहार्द के साथ रहें। हमारा हर धर्म, हर उत्सव सबके लिए है। हम हर समय आपके साथ हैं। हमसे पूछा गया था कि वाम और राम एक साथ। मुझसे पूछा कि क्या मैं हिंदू हूँ। मैंने गर्व से कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। आप लोग जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। हमको बोला गया बंगाल में कितने दंगे हुए। मैं पूछती हूँ यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में कितने दंगे हुए। ये लोग बांटना और राज करना चाहते हैं। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी के पास दंगे की योजना है। उनकी योजना में कदम ना रखें, अपने साथ रहें और उनके गंदे उकसावे में ना आए। अगर बीजेपी कुछ चाहती है तो याद रखें, दीदी है आपके साथ। कोई डर नहीं, याद रखो, जब तक दीदी है आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चिल्लाता है उसे चिल्लाने दो, उन्हें मत छुओ। अगर तुम उन्हें छुओगे तो वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उन्हें महत्वपूर्ण मत बनाओ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन का रोमांच शुरू हो चुका है। अब तक 11 मैच हो चुके हैं। इस दौरान एक बात सबसे ज्यादा ट्रेंड और चर्चा में रही है, वो है महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग ऑर्डर। वरना रिपीट, वो है महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर। लेकिन क्या वजह है कि धोनी निचले क्रम में बैटिंग करने आ रहे हैं? आइए जानते हैं। सीएसके टीम को 5 बार खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान धोनी इस सीजन में निचले क्रम में बैटिंग के लिए आ रहे हैं। कभी वो 8वें नंबर पर उतरते हैं तो कभी 9वें नंबर पर खिसक जाते हैं। इसका नतीजा उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा है। चेन्नई टीम ने अब तक इस सीजन में 3 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक ही जीता है। 2 मुकाबलों में उसे हार मिली है। इन सभी 3 मैचों में धोनी ने 46 रन बनाए हैं। इसमें नाबाद 30 रन उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है। इन सब के बीच फैंस ये जानने को आतुर हो गए कि आखिर धोनी इतनी नीचे बैटिंग करने क्यों आ रहे हैं। इसका जवाब अब चेन्नई टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दे दिया है। फ्लेमिंग ने कहा है कि धोनी इस समय घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। उनकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। यही वजह भी है कि धोनी के लिए 10 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल है। ऐसे में धोनी ओवर के हिसाब से बैटिंग करने आते हैं। चेन्नई ने अपने पिछले 2 मुकाबले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के साथ गंवाए हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच में धोनी 9वें और राजस्थान के खिलाफ 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे थे, मगर वो टीम को जीत नहीं दिला सके। राजस्थान के खिलाफ चेन्नई की लगातार दूसरी हार हुई है। इसके बाद कोच फ्लेमिंग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि धोनी टीम पर बोझ बन गए हैं। उनका कहना है कि वो फ्रेंचाइज के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली ने पहुंचकर धमाल मचा दिया। स्थानीय लोग उनको देखने के लिए दौड़ पड़े। हैदराबाद से पंजाब जाते समय खली अपने दोस्तों से मिलने के लिए आए थे। इस मौके पर विधायक पायल शंकर और आदित्य के आवास पर खली को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित होने के बाद खली ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार। बिल्कुल आज आदिलाबाद आया हूँ मैं, और यहाँ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे आदित्य जी हमारे छोटे भाई है, और जब भी मैं इंडिया आता हूँ और कहीं नज़दीक आया हूँ तो यहाँ मैं ज़रूर आता हूँ कि मैं अपना घर समझता हूँ आदिलाबाद। और मेरा जो इवेंट था करीमनगर पे इवेंट था, तो मैंने कहा जो फ्लाइट है नागपुर से लूँगा, तो इसलिए मैं सीधा वहाँ से इधर आया हूँ। और मैं कहा स्टे भाई के घर करेंगे और फिर सुबह जाएंगे हम, और जब भी इवेंट होंगे तब हम यहाँ हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि मतलब खुशी में दुखी में हर रोज अपने भाई के साथ खड़े मिलेंगे। आपको नए वर्ष की सभी कोई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारा हिंदुत्व का
या ये नया साल है आज, तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है आपको सभी को। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।